हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एडीआर की सब्जेक्ट से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो है आर्बिट्रेशन यानी माध्यस्थम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको एडीआर के या आर्बिट्रेशन के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या दूसरे जो लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। साथ ही नोट्स के प्राइस जो होंगे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है आर्बिट्रेशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ये एक टाइप है। पिछली और पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडीआर क्या होता है। ये हमारी एडीआर पर सेकंड वीडियो है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर। मैंने बताया था कि इंडिया में जो पूरा का पूरा एडीआर सिस्टम है, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है, वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से गवर्न होता है। और पार्टीज़ के बीच में, जब मान लो दो पार्टीज़ हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, ये दो पार्टीज़ हैं और इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो वो उस डिस्प्यूट को कोर्ट में जाकर ना सुलझवा के बल्कि बाहर, कोर्ट के बाहर उस मैटर को सॉल्व कर सकती हैं। उस मैटर को सॉल्व करने में अगर वो एडीआर का रास्ता अपनाती हैं, मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जो काइंड्स दिए गए हैं, अगर उसमें से किसी एक रास्ते को चूज़ करती हैं, या तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना मैटर सॉल्व कर सकती हैं, या मीडिएशन के थ्रू, या कंसिलिएशन, या नेगोशिएशन, या फिर लोक अदालतें। तो वो सारे टाइप्स हमने देखे थे। तो वो मैटर जो कोर्ट के बाहर सॉल्व हो रहा है और जल्दी, सस्ता और स्पीडी जस्टिस जो पार्टीज़ को मिल रहा है, तो वो हमारा एडीआर सिस्टम के अंदर आता है। अब उसी में से हमने एक काइंड समझा था आर्बिट्रेशन का। तो इस पर एक अलग वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि देखो ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको समझना चाहिए इसमें कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। तो आज हम समझेंगे इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन और साथ ही इसके कितने टाइप का होता है आर्बिट्रेशन। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो हमारा जो मतलब एडीआर सिस्टम है वो यूएन सिट्रल मॉडल, यूएन सिट्रल जो मॉडल है उस पर आधारित है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी और मैंने ये भी बताया था कि 1996 से पहले 3 एक्ट या लॉज ऐसे थे जो यहाँ पर गवर्न करते थे आर्बिट्रेशन के या एडीआर के सिस्टम को। लेकिन अब 1996 का एक्ट आ चुका था, तो इस एक्ट से अब ये सारी चीज़ें गवर्न होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आर्बिट्रेशन की बात करूँ, तो एक तो ये एडीआर सिस्टम का एक टाइप है। मतलब पार्टीज़ अगर ये सोचती हैं कि हाँ हमें अपने मैटर को सॉल्व करना है आर्बिट्रेशन के थ्रू, तो वो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती हैं और आर्बिट्रेटर जो भी डिसीज़न देता है वो पार्टीज़ पर बाइंडिंग होता है, उनको वो डिसीज़न मानना होता है। तो यहाँ पर आर्बिट्रेशन की अगर मीनिंग की बात करें, तो मीनिंग इसका सीधा सीधा यही निकल कर आता है कि बीच में स्थित या मध्यस्थता करना। मतलब इसका अगर हम शाब्दिक मीनिंग देखें, अगर हम इसका वर्डली मीनिंग देखें, तो इसका मीनिंग निकल के आता है मध्यस्थता करना। एक तरीके से दो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है, वो एक थर्ड पार्टी को यहाँ पे अपॉइंट कर रही हैं और वो उनके बीच में आर्बिट्रेटर के तौर पर मध्यस्थता करता है और उस मैटर को सुलझवाता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, तो जब दो पार्टीज़ के बीच में कोई विवाद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है और वो कोर्ट जाने की बजाय किसी थर्ड पार्टी, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल निष्पक्ष है, उससे फैसला करवाते हैं, तो इस प्रक्रिया को मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन कहते हैं। ये चीज़ हमने थोड़ा बहुत, अगर आपको ध्यान हो तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसमें थर्ड पार्टी को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है जिसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं, और वही यहाँ पर क्या करता है, डिसीज़न देता है, और उसका डिसीज़न क्या कहलाता है, अवॉर्ड कहलाता है। जैसे कोर्ट जब डिसीज़न देती है तो उसको जजमेंट कहते हैं, इसी तरीके से जब यहाँ पर जो भी डिसीज़न आता है वो अवॉर्ड कहलाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पंचाट। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हुई, सीधा सा मीनिंग है और मीनिंग हमें समझना है। तो यहाँ पर अगर हमने ये सब चीज़ें देखी, तो थर्ड पार्टी के थ्रू किसी भी मैटर को सॉल्व करवाया जाता है यहाँ पे, और उसके ऊपर एक अवार्ड सिक्योर किया जाता है। ठीक, तो देखो जैसे कोर्ट जो भी केस में फैसला करती है जजमेंट कहलाता है, ऐसे यहाँ पे अवार्ड होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चलती हैं और उसी के बाद फिर यहाँ पे डिसीज़न दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं
उन चीज़ों को हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आर्बिट्रेटर की नियुक्ति होती है ना, उसको यहाँ पे किया जाता है। जितना भी ये प्रोसेस होता है ये कोर्ट के बाहर होता है। ये प्रोसेस जो है वो तेज़ भी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीडी भी है और कम खर्चीला है। और साथ ही आर्बिट्रेटर का जो निर्णय होता है वो बाइंडिंग होता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आप चाहो तो ये नोट डाउन कर सकते हो कि इस वाले प्रोसेस में क्या होता है। तो यहाँ पे मीनिंग हो गया। अब मीनिंग के बाद हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, क्योंकि देखो कुछ भी अगर हमें कोई भी चीज़ पढ़नी है तो हमें अच्छे से उस चीज़ को क्लियरली पढ़ना होगा। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर देखो, जब हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट देखते हैं 1996 का, तो उसका जो सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज ए है वो इसको एक तरीके से डिफाइन करता है। क्या लिखा है कि मध्यस्थम का अर्थ है कि कोई भी मध्यस्थम, भले ही वो किसी स्थायी संस्था द्वारा प्रशासित होती हो या ना होती हो। अब क्या इस डेफिनेशन को पढ़कर आप समझ पा रहे हो कि आर्बिट्रेशन किसे कहते हैं? नहीं ना, मतलब इतना क्लियरली इसको एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है कि बेसिकली आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हम कुछ और डेफिनेशन देखेंगे, जैसे कि प्रोफेसर बर्नस्टीन की देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा है ये एक व्यवस्था है जिसमें दो या अधिक पक्षकारों के बीच हुए करार के अनुसरण में, मतलब दो पार्टीज हैं, उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए किसी भी एक्ट से, किसी भी कार्य से होने वाले विवादों का निपटारा किया जाता है। तो पार्टीज पहले मिलकर एक एग्रीमेंट करती हैं और ये तय करती हैं कि अगर फ्यूचर में या प्रेजेंट में हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे आर्बिट्रेशन के थ्रू। और पक्षकार इस बात के लिए सहमत होते हैं, मतलब पार्टीज जो होती हैं वो उस चीज़ पर अपनी सहमति देती हैं कि उनके मामले में मध्यस्थ के द्वारा विधि के अनुसार या किसी और तरीके से दिया गया निर्णय उन पर बंधनकारी होगा और लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होगा। तो यहाँ पर इनकी जो डेफिनेशन है जो इन्होंने दी है वो थोड़ी सिंपल है और इसको पढ़ के समझ आ रहा है कि हाँ बेसिकली आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो वही सिंपल मतलब है कि दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट हुआ, अब उन्होंने पहले से ही एग्रीमेंट बनाया हुआ है कि अगर हमारे पे, मतलब हमारे बीच में अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है या प्रेजेंट टाइम में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे और वो जो भी यहाँ वहाँ पे डिसीजन आएगा वो हमारे ऊपर बाइंडिंग होगा, हम उसको फॉलो करेंगे और साथ ही वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल भी होगा। तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी है, तो काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है और इस चीज़ को समझकर मतलब हम देख सकते हैं कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। ठीक, तो यहाँ पे एक तो हमें ये वाली डेफिनेशन थोड़ी ध्यान रखनी है क्योंकि एक्ट के अंदर दी हुई है, जो हमारा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है 1996 का, सेक्शन ध्यान रखना है, इसका क्लॉज नंबर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे पार्टीज़ क्या करती हैं, एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करती हैं अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। उस थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो यहाँ तक डेफिनेशन एंड यहाँ पे मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं आर्बिट्रेशन के काइंड्स की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के या कितने काइंड्स होते हैं आर्बिट्रेशन के। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में एडीआर के काइंड्स के बारे में पढ़ा था ना कि कितने टाइप का होता है, तो ऐसे ही हम आज की वीडियो में इन चीज़ों को भी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये हमारा सेकंड वीडियो है आर्बिट्रेशन पे। फर्स्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन की अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के आर्बिट्रेशन होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे सामने सांविधिक माध्यस्थम, जिसको हम बोलते हैं स्टैचुअरी आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे सांविधिक का मतलब देखो क्या है, तो यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करें तो जहाँ किसी भी कानून में ये उपबंधित हो कि पक्षकारों में किसी भी बिंदु पर विवाद होने की स्थिति में, मतलब दो पार्टीज़ हैं और पार्टीज़ के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है और किसी लॉ में ये पहले से ही प्रोविज़न है, किसी लॉ में ये पहले से ही लिखा है कि वो उस डिस्प्यूट को निपटाएंगे, वो भी किस तरीके से, माध्यस्थम के माध्यम से, मतलब उसको आर्बिट्रेशन के माध्यम से वो सॉल्व करेंगे। तो पार्टीज़ को अपने विवाद माध्यस्थम के द्वारा ही सुलझाने होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई कानून है और उस कानून में ये साफ लिखा हुआ है कि अगर पार्टीज़ के बीच में किसी भी तरह का फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो उसे आर्बिट्रेशन से ही सॉल्व करेंगे। अब जो चीज़ कानून में लिख दी तो उसको तो उन्हें फॉलो ही करना होगा, है ना, क्योंकि देखो सांविधिक माध्यस्थम की बात हो रही है। तो अगर लॉ में लिखा हुआ है तो वो उन पार्टीज़ को वही चीज़ फॉलो करनी होगी और अपने विवाद उसी के माध्यम से सुलझाने होंगे। इसी को कहते हैं स्टैचुअरी आर्बिट्रेशन। ठीक, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट का, इंडियन ट्रस्ट एक्ट का। जो ट्रस्ट एक्ट है 1882 का, इसका सेक्शन 43C ये कहता है कि न्यास से संबंधित जितने भी विवाद हैं, ट्रस्ट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं, वो केवल आर्बिट्रेशन से ही सॉल्व किए जाएंगे।
ठीक। इसी तरीके से इंडियन सिक्योरिटी एक्ट है 1971 का। कौन सा? 1971 का इंडियन सिक्योरिटी एक्ट। इसके कुछ सेक्शंस हैं जो ये कहते हैं कि अगर इनके अंदर कोई भी विवाद होता है ना, इस लॉ में, तो वो सारे के सारे विवादों को आर्बिट्रेशन से ही तय किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी लॉ में इस बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो पार्टीज उसको आर्बिट्रेशन से ही सॉल्व करेंगी, तो क्योंकि लॉ में वो चीज़ लिख दी गई है, उसका प्रोविज़न उस लॉ में है, तो वो कहलाता है स्टैच्यूअरी आर्बिट्रेशन, यानी सांविधिक माध्यस्थम। नेक्स्ट अगर देखें तो ये बात करता है कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन की, यानी संविदात्मक माध्यस्थम। यानी ये कहता है कि जो पार्टीज़ यहाँ पे इस टाइप के आर्बिट्रेशन में इन्वॉल्व होती हैं वो अपने एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट क्लॉज जोड़ देती हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्टीज़ के बीच में एक पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट बना होता है और कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ एक क्लॉज डाल देती हैं, एक क्लॉज ऐड कर देती हैं कि भाई अगर हमारे बीच में फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हुआ ना तो हम एक काम करेंगे, उसको आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है तो पार्टीज़ को उसको सॉल्व करना होगा उसी तरीके से, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन। ठीक है ना। और किन आर्बिट्रेटर को वो पार्टी अपना डिस्प्यूट देगी, कौन सी अथॉरिटी होगी, है ना, जो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगी, वो सब चीज़ें वो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख देती हैं। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन। क्योंकि देखो जैसे टाइम टू टाइम लगातार ट्रेड में, इंडस्ट्रीज़ में जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन का जो यहाँ पे विस्तार एक तरीके से होता जा रहा है। पार्टीज़ अगर पहले से ही अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिख लेती हैं और एक आर्बिट्रेशन क्लॉज उसमें ऐड कर देती है कि ठीक है, हम अगर फ्यूचर में कोई विवाद होगा तो हम उसको इससे सुलझाएंगे, तो फिर उसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन कहेंगे और वो सारी चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती हैं। नेक्स्ट आता है घरेलू माध्यस्थम, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। यहाँ पे ये क्या होता है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन किस तरीके का होता है? देखो ये जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होता है इसकी सारी की सारी प्रोसीडिंग्स, सारी की सारी कार्यवाही जो होती हैं वो इंडिया में ही होती हैं, इंडिया के में ही संपन्न होती हैं, इंडिया के बाहर नहीं होती। और जब इस जो आर्बिट्रेशन है उसका सब्जेक्ट मैटर, उसका एग्रीमेंट, उससे हुआ जो भी डिस्प्यूट है या डिस्प्यूट में कोई भी जितनी भी पार्टीज़ वगैरह हैं, जितने भी लॉ हैं, वो इंडियन लॉ से ही मतलब यहाँ पे प्रशासित हो रही हैं, वो सारी चीज़ें इंडियन लॉ से ही वो सारी चीज़ें गवर्न हो रही हैं। या जब जो डिस्प्यूट का रीज़न है, मतलब जो वाद का कारण है, वो भी इंडिया में ही हुआ हो और जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सब इंडिया के ही जुरिडिक्शन में हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम क्या कहेंगे कि ये भैया क्या है, ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है। सब कुछ इंडिया की बात हो रही है, प्रोसीडिंग यहीं पे चल रही है, सब्जेक्ट मैटर भी यहाँ के लॉ से प्रशासित हो रहा है, आर्बिट्रेशन का जो एग्रीमेंट बन रहा है वो भी इंडियन लॉ से गवर्न हो रहा है, जो भी डिस्प्यूट है, मतभेद हैं, वो सब इंडियन लॉ से गवर्न हो रहे हैं। तो वो सब की सब किस में आएंगी, वो आ जाएंगी हमारे घरेलू माध्यस्थम में। ठीक, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। और यहाँ पे जब ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की बात होती है तो सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स है वो इंडियन लॉ से और यहाँ का जो प्रोसीजरल लॉ है उसमें होती है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम। इसमें क्या होते हैं, इसमें सारे के सारे फॉरेन एलिमेंट होते हैं। जैसे अभी डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में देखा सारी की सारी इंडियन चीज़ें थी, है ना, इंडिया वाला ही उस पर लॉ गवर्न हो रहा था, उसी चीज़ से वो गवर्न हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें हैं, इसमें फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो अगर दो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट हो, उनमें से एक पार्टी बाहर की है, यानी इंडिया के बाहर की, किसी और कंट्री की, या फिर डिस्प्यूट का जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पर डिस्प्यूट है वो भी इंडिया के बाहर का है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कहेंगे। तो बिल्कुल उल्टा एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर या बाहरी किसी देश में हो सकता है ये, अगर देखो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ठीक है ना। सारी की सारी जो इसमें प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें किसी जो फॉरेन कस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग की जा सकती हैं, और पार्टीज़ ने अगर अपने माध्यस्थम में ये चीज़ें तय की हुई हो तो वो सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो एक तरीके से इन पे फॉरेन लॉ भी अप्लाई हो सकता है इस वाले आर्बिट्रेशन पे। एडहॉक आर्बिट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं तदर्थ माध्यस्थम। यहाँ पे अगर दो पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो और वो मीडिएशन या नेगोशिएशन से सॉल्व ना हो पा रहा हो, तो वो पार्टीज़ जिनके बीच में डिस्प्यूट होता है वो अपने मैटर को एडहॉक आर्बिट्रेशन को रेफ़र कर देती हैं। ठीक, मतलब पार्टीज़ ने खुद ही तय किया, आर्बिट्रेशन को चूज़ किया, और उनके बीच में इस संबंध में जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था उसमें कोई इस तरीके का मतलब उसमें कोई चीज़ नहीं डाली गई, और
प्रक्रिया जो चल रही है, उसका जो निर्धारण है, उसका जो डिटर्मिनेशन है, वो आर्बिट्रेशन का जो ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा किया जाता है। तो ऐसा माध्यस्थम तदर्थ माध्यस्थम कहलाता है। ठीक, मतलब जो आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर है, अगर वो पार्टीज़ के द्वारा जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ उसके द्वारा पहले से ही तय कर लिया गया हो, और करार के अभाव में, मान लो उनके बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उसके अभाव में माध्यस्थम जो है वो आर्बिट्रेटर के द्वारा जो बनाया गया प्रोसीजर है उससे चल रहा है, उससे कंडक्ट हो रहा है, तो उसे हम तदर्थ माध्यस्थम कहेंगे। नेक्स्ट आता है संस्थागत माध्यस्थम यानी इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। क्या होता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन? तो यहाँ पे पार्टीज़ अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये प्रोविज़न रख सकते हैं कि इनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच में, तो उसको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान को, मतलब कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको वो अपना मैटर देंगी और वो उसको सॉल्व करेगा। अब इसमें जैसे कि भारतीय माध्यस्थम संस्थान है ना, ICA है, इसको ले सकते हैं हम, या ICC हो सकता है, जैसे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इस तरीके की कोई भी अगर संस्था है तो इनको ये मैटर दे दिया जाता है, इनको मैटर रेफ़र कर दिया जाता है इस तरीके की संस्था को, और फिर वो उस मैटर को देखती हैं और उस पर अपना डिसीजन देती हैं। तो अगर पार्टीज़ ये तय करती हैं कि भाई हमने एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया, और उस एग्रीमेंट में वो इस चीज़ को मेंशन कर देती है कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम एक काम करेंगे, इसको डिस्प्यूट को अपने किसी संस्था को दे देंगे जो एक मान्यता प्राप्त संस्था है। तो अगर इस तरीके का कोई भी चीज़ है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, तो फिर उस आर्बिट्रेशन को हम इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन कहेंगे। विदेशी माध्यस्थम यानी फॉरेन आर्बिट्रेशन, यहाँ पर जो बाहर, मतलब जो इंडिया के बाहर होता है, किसी विदेश में संचालित होता है। अब देखो यहाँ पे संचालित वो इंडिया में कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो जितनी भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स इंडिया के बाहर होती हैं किसी देश में, तो वो विदेशी माध्यस्थम कहलाता है। और ऐसे विदेशों के द्वारा दिए गए जो भी पंचाट होते हैं, वो निर्णय उनको विदेशी पंचाट के रूप में लागू किया जाता है। तो ये बिल्कुल अलग है, ये इंटरनेशनल वाले से बिल्कुल अलग है ना। यहाँ पे जो भी अवार्ड आ रहा है उस डिस्प्यूट पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फॉरेन अवार्ड कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है दूरगामी। दूरगामी यानी फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन क्या होता है? फास्ट ट्रैक देखो आज के टाइम में बिल्कुल एकदम नया रूप है ये आर्बिट्रेशन का, एकदम नया। इसका पर्पज़ ये है कि जो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके दौरान जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको दूर करने के लिए इस प्रणाली को कम खर्चीले बनाना है। मतलब आर्बिट्रेशन के जो प्रोसीजर चलता है, उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, उनको किस तरीके से कम खर्चीला बनाया जाए और कैसे स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए पार्टीज़ को, उस पर इसका फोकस है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आज के टाइम में थोड़ा नया, इसको हम कह सकते हैं नया रूप है आर्बिट्रेशन का, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। और यहाँ पे इस तरीके से ADR सिस्टम में, जो भी हमने ADR सिस्टम पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में, उसमें हमने बताया था कि पार्टीज़ के बीच डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर सॉल्व किया जाता है। तो कोर्ट के बाहर सॉल्व करने से पार्टीज़ का समय भी बचता है और पैसे भी कम खर्च होते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए ये जो पद्धति है, ये खासकर हम देख सकते हैं कि पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसे जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं उनमें ज़्यादा कारगर साबित हुई है। तो इस तरीके के मैटर्स को फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन से सुलझाया जाता है। या फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड अगर कोई काम है, या निर्माण कार्यों से जुड़े हुए अगर कोई मुद्दे हैं, तो उनमें अगर तुरंत डिसीज़न की ज़रूरत हो रही है पार्टीज़ को, कि उन्हें तुरंत अभी डिसीज़न चाहिए, तो ऐसे टाइम पे फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन के ज़रिए उनको सुलझाया जाता है। तो ये एक नया काइंड्स है। तो आई होप यहाँ तक जो हमने जो भी चीज़ें समझी हैं आर्बिट्रेशन के बारे में, चाहे उसका मीनिंग हो, चाहे उसकी डेफिनेशन हो, और चाहे यहाँ पर इसके काइंड्स हो, सारी की सारी ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।